एग्जिट कर पाए, एंड इसके अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड्स को बेनिफिट ज्यादा बेटर कर पाएंगे, सो दैट इन फ्यूचर हमारे जितने भी एसोसिएटेड क्लाइंट्स हैं, हमारे जितना भी फर्म का बिजनेस आता है, उसमें बेसिकली हमारा एड ऑन होते हुए दिखे। बिकॉज मिनिमल अगर डाउनसाइड रहेगा, नो डाउट कि मार्केट में फॉल नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, मार्केट में फॉल भी आ सकता है। बट अगर उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रॉपर एग्जिट मिल जाता है एक डिसेंट लेवल पे, so again we will be having a decent chance to make good profit in market. So उसकी बेसिस पे हम आज पूरा सेगमेंट रखेंगे कि हम टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें देखते हैं, एंड इवन डेरिवेटिव डेटा के फ्रंट पे भी कि हमें कैसे डेटा को रीड करना चाहिए कि मार्केट का ओवरऑल हमें व्यू पता चल जाए। मैं खाली एक चीज बोलना चाहूंगा, सब लोग क्वेश्चन जो है, सवाल सबको करने का मौका मिलेगा, अभी नहीं। प्लीज होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस, समय आएगा तब पूछिएगा। और बाकी जो सारे भी आपके ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है, उसके लिए केत की चैट में एक फॉर्म देगी, उसको फिलअप करना मत भूलिएगा। ओवर टू ओशो, थैंक यू। ओके, सो नाउ आई शुड स्टार्ट द टेक्निकल पीपीटीज। सो बेसिकली आज का जो सेगमेंट रहेगा उसमें हम ट्राई करेंगे कवर करने का टेक्निकल एनालिसिस एंड डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस। सो ऑल्दो ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इतना जल्दी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम पूरा कवर नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली हम ट्राई करेंगे कि जितना भी हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसे हम प्रैक्टिकल मार्केट में इंक्लूड करके कि आज के सेशन में कैसा ट्रेंड था, क्या हमें देखने को मिला, क्या सीखने को मिला, उसकी अकॉर्डिंगली हम अपना मार्केट में पूरा टेक्निकल थ्योरी एंड डेरिवेटिव डेटा दोनों को इम्प्लीमेंट करके चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, तो ये हम सबको पता होगा कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हमें चार्ट्स दिखाते हैं कि जब भी प्राइस एंड वॉल्यूम का जो चार्ट होता है, एक बेसिक सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टॉक मार्केट का। सो वो अगर देखें, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें, सो वो वन ऑफ द बेस्ट फीचर है टेक्निकल एनालिसिस में कि यहाँ पे हमें एक डिसेंट एंट्री एंड करेक्ट लेवल्स पे एग्जिट मिलने का मौका मिलता है। अब इसके बारे में अगर हम डेप्थ में बात करें, तो मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, जहाँ पे हम डिटेल में समझ पाएंगे कि हमें कैसे प्रॉपरली व्यू करना चाहिए अपने डेटा को, टेक्निकल लेवल्स को, एंड उसके अकॉर्डिंगली आई होप कि अभी आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ओवरऑल टेक्निकल रिसर्च की अगर हम पहले बात करें, तो फंडामेंटल एंड टेक्निकल रिसर्च दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, इक्विटी रिसर्च में बहुत दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं। बट अगर हम देखें, दोनों का एक सेगमेंट डिफरेंट होता है, टेक्निकल का सेगमेंट डिफरेंट होता है एंड फंडामेंटल का सेगमेंट डिफरेंट होता है। तो इसमें अगर हम देखें ओवरऑल एक डिटेल व्यू में, एक ब्रिस्क व्यू में, तो फंडामेंटल्स हमेशा फिनेंशियल मॉडलिंग पे ज्यादा फोकस करता है, जहां पे हम कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू उसके फाइनेंशियल डेटा से देखते हैं। वहीं अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट पे देखें, तो टेक्निकल एस्पेक्ट पे हम फाइनेंशियल से ज्यादा क्वांट्स एंड स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करते हैं टू गेट अ प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट इन एनी ऑफ द काउंटर। अब अगर इन दोनों का हम टाइम होराइजन देखें, बिकॉज हमारे मार्केट में हमें बहुत इन्वेस्टर भी मिलेंगे एंड बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी मिलेंगे, तो हमें किस डेटा पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए। अगर हमारा व्यू लंबे समय का है, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव का है, तो हमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल काउंटर्स में एंट्री करनी चाहिए। वहीं अगर हमारा शॉर्ट टर्म व्यू है, तो हम शॉर्ट टर्म व्यू में किसी भी काउंटर में जिसमें एक डिसेंट नंबर ऑफ वॉल्यूम्स का ट्रेड होता है, उसमें हम अपने व्यूज एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वहीं अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो फंडामेंटल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जहां पे आपने मल्टी बैगर सुने होंगे, जो स्टोरीज सबने बताए होंगे मार्केट में कि अगर आप इस साल 1 लाख रुपए डालते हैं तो 10 साल में आपको 20 करोड़ हो जाते हैं। सो दोज आर स्टोरीज, ऑल्दो फैक्ट एंड फिगर्स बिल्कुल करेक्ट है, बट ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम इतने लंबे समय के लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं रहते। एक ही सिनारियो हो सकता है जहां पे हम भूल जाए इन्वेस्ट करके कि हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, एंड बाद में अगर हम देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट एंड रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकता है। अब वही टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है कि किस लेवल पे हमें एंट्री करनी चाहिए एंड किस लेवल पे हमें प्रॉपरली एग्जिट कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर हम स्मार्ट ट्रेडर हैं, तो एक ही फंडामेंटल काउंटर्स में हमें एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। बिकॉज अगर लेट्स से अगर हमें टाटा मोटर्स पे बहुत अच्छा फंडामेंटल व्यू है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसमें बहुत अच्छा आउटलुक है, ईवीज के आने के बाद मे बी पर्सपेक्टिव और इंक्रीज हो जाता है, सो दैट मीन्स दैट इज अ वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। बट हमें किस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए, किस लेवल पे एग्जिट करनी चाहिए, उसके लिए हमें टेक्निकल डेटा पे
फोकस करना पड़ेगा. सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसका हिस्ट्री क्या था, बिकॉज वी हैव अ टाइम लिमिटेशन ऑल्सो. बट मैं बेसिकली कवर करूंगा कि हमें टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या क्या होते हैं, एंड इस पे हम क्या क्या चीजें डिपेंड कर सकते हैं. अगर हम देखें तो टेक्निकल एनालिसिस बताता है आपको कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग. अगर प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है, मोमेंटम मार्केट में बहुत स्ट्रांग है, हायर हाइज हायर लोज पैटर्न आपको हर दिन बनते नजर आ रहे हैं, तो आप कंपनी का फंडामेंटल देखना थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि वेदर वो अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है. अगर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है तो आप मोमेंटम के साथ ट्रेड करने लगते हैं. एंड इसीलिए बताया जाता है कि प्राइस सब कुछ को भुला देता है, डिस्काउंट कर देता है, एंड आप बिल्कुल प्राइस के फ्लोज में अपना मोमेंटम ट्रेड करते रहते हैं. सेकेंड जो पॉइंट होता है, इस प्राइस हमेशा रैंडम वे में मूव नहीं करता है. उसके पीछे एक टेक्निकलिटी होती है जहां पे हम मेजरली डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं. तो अगर हम नॉर्मल इकोनॉमिक्स की भी बात करें तो पूरा इकोनॉमिक्स हमें बचपन से लेकर के कॉलेज डेज तक यही बताता है कि डिमांड एंड सप्लाई पे पूरा दुनिया डिपेंडेंट है. सेम थिंग गोज विथ टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो. यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस लेवल पे कौन से काउंटर का डिमांड इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में सपोर्ट जोन बोलते हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में किस जोन पे सप्लाई डिमांड सॉरी किस जोन पे सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, दैट इज द रेजिस्टेंस जोन, एंड किस जोन पे डिमांड इंक्रीज हो जाता है, दैट इज द सपोर्ट जोन. तो इसी को हम टेक्निकल बिहेवियर में या टेक्निकल एनालिसिस में एक लैंग्वेज चेंज करते हैं. और अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन कौन सी चीजें का हमें बहुत ज्यादा फोकस रखना चाहिए, तो सबसे पहले जो हमें देखना है कि प्राइसेस बिल्कुल हिस्टोरिकल मूवमेंट पे बेस्ड रहते हैं. अगर हमें प्रीवियसली दिखता है कि कभी कोई सिनारियो था जहां से मार्केट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है, लेट्स से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था फॉर एग्जांपल 200 पॉइंट में. अब 200 पॉइंट के बाद अगर वो कंसोलिडेशन टूटता है, दैट मींस ब्रेक होता है हायर एंड पे, तो वहां से हम टारगेट को मेजर कर सकते हैं कि किस लेवल तक ये मूवमेंट जा सकता है. अगर 200 पॉइंट का कंसोलिडेशन टूटता है, सो वी कैन डेफिनेटली से कि ऊपर की तरफ 200 रुपीज और मूवमेंट आ सकता है इस काउंटर पे. सो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी भी है, सो दैट हम अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चल सकते हैं, एंड इवन हम अपने टारगेट को प्रोजेक्ट करके चल सकते हैं कि किस लेवल पे हमें अच्छे से एग्जिट ले लेना चाहिए. नाउ बेसिकली हर एक मार्केट एक डिफरेंट सेगमेंट में ट्रेड होता है. जब मार्केट बुलिश होता है तो हमारा व्यू बहुत ही अच्छा लगता है कि कुछ भी खरीद रहे हैं, मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है. वहीं जब मार्केट नेगेटिव होता है तो आप देखते हैं कि मार्केट डाउन रन में बहुत ज्यादा प्राइसेस में ब्रेक आता है. सो वहां पे बेटर रहता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो साइडलाइंस हो जाते हैं, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के अंदर एंट्री करना विल बी वेरी मच डिफिकल्ट. बट यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस आपको इंपॉर्टेंस दिखाता है, इसके आप यहाँ पे भी सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं. दैट मीन्स अगर आपको लगता है कोई काउंटर बहुत ही ज्यादा वीक है तो आप उसे सेल करके अपने पोजीशंस कैरी कर लें एंड वापस नीचे के पोजीशंस में बाई कर लें. हालांकि ये बोलना इजी है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सी कि कहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन होने वाला है एंड किस लेवल पे नीचे जा सकता है. बट अगर हम यही पूरा ओवरऑल टेक्निकल सिनेरियो निकाल के देखें कि किस रेंज पे उसका डिमांड जोन इंक्रीज हो रहा है, किस जोन में उसका सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, सो उसके अकॉर्डिंगली हम डाउन ट्रेंड मार्केट में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं. जो सबसे चैलेंजिंग मार्केट होता है इज द साइडवेज मार्केट, जहां मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा रहता है एंड हायर हाइज को नहीं ब्रेक कर पाता है, लोअर लोज के नीचे भी नहीं जा पाता है. ये मार्केट सबसे ज्यादा टफ रहता है. अगर हम निफ्टी को देखें, अभी निफ्टी 18,000 के नीचे जाना इज वेरी मच डिफिकल्ट, एंड 18,400 500 के ऊपर जाना इज ऑल्सो वेरी मच डिफिकल्ट. सो अभी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है. सो इस जोन को ब्रेक करना इज वेरी मच डिफिकल्ट. जैसे ये कंसोलिडेशन जोन टूटेगा इधर ऑन द हाई साइड और ऑन द लोअर साइड, तो हम देखेंगे कि अगर ऊपर 18,500 के ऊपर ब्रेक करता है तो वहां से हमें नियर अबाउट 19,000 का टारगेट देखने को मिल जाएगा. एंड वही अगर 18,000 के नीचे ब्रेक कर देता है तो हम वापस से 17,500 तक जा सकते हैं. सो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि साइडवेज मार्केट में हमें सबसे ज्यादा पेशेंस रखना चाहिए, बिकॉज अगर हम एवरी डे ट्रेड करने लगे ऑन द बेसिस ऑफ साइडवेज की यहाँ पे हमें लगता है कि बाई कर लेना चाहिए, ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश है,
सो वहां पे बुल ट्रैप होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो इसे भी हम कैसे अवॉइड करें, उसके लिए हमें चार्ट पैटर्न्स पे मूव करना पड़ता है कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कैंडल स्टिक फॉर्मेशन क्या होता है। उससे पहले अगर हम देखें, सो ओनली प्राइस एक्शन पे हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। प्राइस के साथ वॉल्यूम्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। वॉल्यूम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है जब भी हम कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखते हैं। अगर कोई ब्रेकआउट आया एंड उसमें अगर एवरेज वॉल्यूम लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 लाख का वॉल्यूम होता है एवरी डे, बट अगर कोई ब्रेकआउट आता है, रेंज के बाहर निकलता है काउंटर, एंड उस दिन हम देख रहे हैं कि उसका उस दिन का जो वॉल्यूम है दैट इज 1,50,000, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। वहीं अगर वॉल्यूम सेम 1 लाख का ही है तो वो एक बुल ट्रैप हो सकता है। वहां पे बेटर है कि हर एक ब्रेकआउट पे हमें एंट्री नहीं लेना चाहिए, हमें कंफर्म करना चाहिए विथ वॉल्यूम्स कि वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि सेम एवरेज वॉल्यूम के साथ ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अगर एवरेज वॉल्यूम के साथ ही मूवमेंट आ रहा है सो बेटर है कि वो आपको वापस से चांस देगा, नीचे करेक्ट होकर के आ जाएगा। बट अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है तो वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। नाउ अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द चार्ट पैटर्न, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसे हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में या टेक्निकल चार्ट्स पे हम कैसे देख सकते हैं। सो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं, सबका रीडिंग डिफरेंट होता है। अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो बहुत सारे लोग लाइन चार्ट्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग बार चार्ट को फॉलो करते हैं, बहुत कैंडल स्टिक को फॉलो करते हैं। सो हर एक चार्ट पैटर्न का एक रीडिंग डिफरेंट होता है, इनका वेरिएशन डिफरेंट होता है। बिकॉज लाइन चार्ट आपका टोटली नॉइज को डिसरप्ट कर देता है, कोई भी नॉइज नहीं रखता है। नॉइज एज इन दिन का जो भी वेरिएशन हो रहे हैं प्राइसेस में, उनसे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन द क्लोजिंग, कहाँ पे हो रहा है, क्लोजिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और ऑन अ नेगेटिव नोट। सो उन्हें दिन के वेरिएशन से कुछ मतलब नहीं रहता है। सो दैट मीन्स अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें ज्यादातर लाइन चार्ट पे डिपेंडेंट रहना चाहिए कि लाइन चार्ट इररेस्पेक्टिव दिन के कितने भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ओवरऑल ट्रेंड कैसा है मार्केट का, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना एग्जीक्यूशंस करना चाहिए। सेकंड इज बार चार्ट। बार चार्ट सबसे ज्यादा हेल्प करता है आपको मार्केट का स्ट्रेंथ बताने के लिए कि मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वेदर ये बुलिश है या पॉजिटिव है, या फिर इसमें एक नेगेटिव या थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। सो उसके अकॉर्डिंगली बार चार्ट कम लोग रीड करते हैं, बट यही आपको मेन मार्केट का स्ट्रेंथ बताता है। बिकॉज डिस्पाइट ऑफ कि ओपन कहाँ हुआ है एंड क्लोज कहाँ हुआ है, इससे बार चार्ट को कुछ लेना नहीं है। आपको ये देखना है कि कल के प्रीवियस डे के हाई से या क्लोज से आज का क्लोजिंग ऊपर हो रहा है या नहीं। अगर आज का क्लोजिंग ऊपर हो रहा है दैट मीन्स मार्केट में स्ट्रेंथ है। इंस्टेड कि नीचे खुला था या ऊपर खुला था, दिन भर में कितने फ्लक्चुएशंस हुए उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हम देखते हैं कि क्लोजिंग कल के क्लोजिंग के ऊपर हुआ है, सो दैट मीन्स मार्केट इज स्टिल हैविंग स्ट्रेंथ। तो हम जो देखते हैं कि मार्केट में कंजिक्यूटिव 7 दिन से पॉजिटिव मोमेंटम है, 5 दिन से पॉजिटिव मोमेंटम है, तो ये बार चार्ट से आपको पता चलता है। और जो सबसे ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं इज ऑन कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट हमें बताता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, कितना लो गया है, कितना हाई गया है, एंड कहाँ पे फाइनली क्लोज हो रहा है। एंड कैंडल स्टिक चार्ट्स के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, 1 कैंडल स्टिक पैटर्न, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न, 3, 4, इवन ट्रेंड एनालिसिस में भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। सो अभी हम जो 1-2 कैंडल स्टिक का पैटर्न देखेंगे उसे हम निफ्टी में, अभी जो आजकल में निफ्टी में हुआ है, सेल ऑफ आया है, उस पे देखेंगे कि जो कैंडल स्टिक है वो सही में काम करता है या जस्ट इट इज फॉर थियोरेटिकल बेसिस। तो यहाँ पे ये नॉर्मल कैंडल स्टिक है जो आपको ओपन, हाई, लो एंड क्लोज दिखाता है। अगर ओपनिंग के ऊपर क्लोज हुआ है तो इट विल बी ग्रीन इन कलर, एंड अगर नीचे क्लोज हुआ है तो इट विल बी रेड इन कलर। अब 1 कैंडल स्टिक एंड 2 कैंडल स्टिक का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रहता है अगर हम डे ट्रेडर हैं। अगर हमें एवरी डे ट्रेडिंग करना है तो 1 कैंडल स्टिक एंड 2 कैंडल स्टिक बहुत ज्यादा हमें ध्यान दे करके चलना चाहिए कि वेदर हमें अभी बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट हो रहा है या फिर नेगेटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं, हैमर होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है। यही अगर ये किस डायरेक्शन में बन रहा है, अगर ये हाई ट्रेंड में बन रहा है, अप ट्रेंड में बन रहा है, तो ये नेगेटिवली एक्ट करेगा। अगर सेम चीज डाउन ट्रेंड में बनता है तो ये बहुत पॉजिटिव एक्ट करता है मार्केट के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है
कौन सा कैंडलस्टिक का कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो हम क्या एजम्पशन कर सकते हैं मार्केट से। नाउ सेकेंड इज मारूबोजू। मारूबोजू कैंडल देखने में बहुत ही रेयर मिलता है, बट ये कैंडल अगर हमें किसी दिन बने हुए दिखा तो जो भी अगर पॉजिटिव साइड का क्लोजर है तो हम देख पाएंगे कि उसके बाद का जो ट्रेंड रहेगा कंजिक्यूटिवली फॉर 2-3 डेज वो पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। सो ये सारे कैंडल स्टिक हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। ये सब हमें मार्केट का ट्रेंड बता देते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने डे ट्रेड्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाता है। ना बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिलेंगे, डोजी चार्ट पैटर्न्स, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम पैटर्न्स, जो कि हम ओवरऑल अगर जब टेक्निकल एनालिसिस पे इन डेप्थ एडवांस क्लास करेंगे तब हम ये सारे चार्ट को कवर करेंगे। बट अभी आज के सिनारियो में अगर हम देखें तो जो कैंडल हमें देखने को मिला है निफ्टी में इज फ्रॉम दिस 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे 2 पैटर्न होते हैं। अगर अप ट्रेंड में हम देखें कि हमेशा अगर बेयरिश एनगल्फिंग जो पहला चार्ट है जहाँ पे प्रीवियस क्लोज के बॉडी को पूरा कवर कर देता है एक बेयरिश कैंडल, तो उसे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। अब हम सेम पैटर्न आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखाते हैं जहां पे आपको समझ में आएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। आई होप आपको मेरा निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा अभी। जी दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें 15 मई को जब मार्केट बहुत स्ट्रांग खुला था, बिल्कुल अपने कैलेंडर ईयर का हाई टच किया था अप्रोक्सीमेटली 18,450 के अराउंड। बट वहीं पे अगर हम देखें उसके नेक्स्ट कंजिक्यूटिव डे पे ये जो पैटर्न है दिस इज बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो हमें निफ्टी में लाइव देखने को मिला था 16 मई को। तो ये एक बेयरिश एनगल्फिंग है, तो दैट मीन्स जो बुल ट्रेंड था उसे एनगल्फ कर लेता है ये पैटर्न। सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद हमने देखा कि कंजिक्यूटिवली 2 दिन मार्केट में करेक्शन, निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला है। सो दैट मीन्स इनका जो सिग्निफिकेंस है ये काफी स्ट्रांग रहता है। वहीं अगर आज के दिन पे हम देखें, आज का जो क्लोजिंग था ये बिल्कुल जो ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज 21 डे EMA। यही अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज प्रिसाइजली 21 डे EMA से निफ्टी अपना रिबाउंड दिया है। अगर हम इंट्राडे पे देखें निफ्टी को तो इनिशियली पॉजिटिव स्टार्ट होकर के नीचे करेक्ट हुआ मार्केट एंड वहां से बिल्कुल अपने 21 डे EMA से बिल्कुल रिवर्स किया है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोजर देखने को मिला है निफ्टी पे। सो दैट मीन्स ये जो पैटर्न है इधर इसे हम हैमर भी बोल सकते हैं बिकॉज डोजी जैसा नहीं, डोजी का ओपन एंड क्लोज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल्स होता है। बट इसका अगर हम ओपन एंड क्लोज देखें तो ओपन नियरली 186 पे हुआ था, क्लोज 203 पे हुआ है। सो डोजी कैंडल नहीं है बट ये हैमर पैटर्न है। अब हम हैमर पैटर्न अगर हमने देखा था फर्स्ट एग्जांपल में, अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है बिकॉज कंजिक्यूटिवली 3 दिन निफ्टी में करेक्शन आया है एंड अभी ये पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। सो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नाउ कमिंग कंजिक्यूटिव डेज में ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। बहुत सारे चीज फैक्टर यहाँ पे फॉलो होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो मूविंग एवरेज है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज 20 डे मूविंग एवरेज दैट इज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज जो कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज होता है। सो इनका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है टेक्निकल एनालिसिस पे। सो जैसे ये 20 डे मूविंग एवरेज से पलटा है, रिबाउंड किया है एंड इवन अगर हम देखें यहाँ से भी सो नियर अबाउट इसका जो ब्रेकआउट जोन आया था 18,000 का, जो भी मेजर या साइकोलॉजिकल ब्रेकआउट आता है वहां पे हम गौर करते हैं कि हमेशा एक ब्रेक थ्रू जो आता है वो गैप अप के साथ खुलता है बिकॉज वो लेवल को ब्रेक करना इज नॉट इजी बिकॉज सबसे ज्यादा पुट राइटर्स का पोजीशन वहां पे बना रहता है। सो अगर इस केस में कॉल राइटर्स का पोजीशन, तो अगर हमें कोई भी हेवी पोजीशंस को तोड़ना रहता है तो हम देखते हैं कि मार्केट वो पोजीशंस को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक या गैप अवे के साथ ब्रेक करता है। अगर हम इस समय भी देखें अप्रोक्सीमेटली मार्च के टाइम पे जब निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था इस रेंज में 17,200 से 17,000 के रेंज पे 16,900 17,000 नीचे। तो ये जो रेंज ब्रेक हुआ था उस दिन भी, ये भी गैप के साथ ये रेंज ब्रेक हुआ था। तो उसके बाद एक कंजिक्यूटिव रैली दिखी।
अगेन मार्केट थोड़ा ब्रीदर लिया, बिकॉज इतना कंजिक्यूटिव मूवमेंट के बाद अगर हम देखें ये बार चार्ट है अभी, तो ये आपको स्ट्रेंथ शो करता है कि कितने दिन का कंजिक्यूटिव मूवमेंट था अपसाइड का। तो यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज कंजिक्यूटिव अप मूव हुआ है। तो उसके बाद मार्केट थोड़ा ब्रीदर लेता है। सो दैट इज प्राइस वाइज करेक्शन, जो कि टेक्निकल टर्म में बोलते हैं प्राइस वाइज करेक्शन आना इज हेल्दी। बिकॉज अगर प्राइस वाइज करेक्शन या टाइम वाइज करेक्शन मार्केट में नहीं आता है, सो वहां से अगर जब भी करेक्शन आएगा, सो दैट विल बी अ वेरी वास्ट करेक्शन, काफी नीचे तक मार्केट जा सकता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि मार्केट में जब भी प्राइस वाइज करेक्शन आए उसको हेल्दी कंसिडर किया जाता है। उसके बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर से स्ट्रेंथ पकड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 डेज का कंजिक्यूटिव मूवमेंट देता है। और ये जो ब्रेकआउट आता है 18,000 के ऊपर, दैट ब्रेकआउट कम्स विथ अ गैप अप ओपनिंग। तो ये भी बहुत पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन है टेक्निकल चार्ट्स पे। अब मार्केट यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में एंटर किया है। अब हम देखें यहाँ पे 18,000 से लेके 18,450 का जो ये नैरो रेंज है, ये काफी कंसोलिडेशन वाला मार्केट है। और इसमें मार्केट अप्रोक्सीमेटली 10 दिन से इसी रेंज में है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डेज, 2 हफ्ते प्रॉपर इसी रेंज के अंदर है। सो दैट मीन्स ये कंसोलिडेशन जो मैं आपको बता रहा था, साइडवेज मार्केट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। बिकॉज इसमें हमेशा एंटिसिपेशन रहता है कि जब तक लोज पे आता है तब बाइंग करेंगे, जब हाई ब्रेक करेगा तब वापस से बाइंग करेंगे। बट वो किस दिन आएगा वो कहना विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। बट आज अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ है मार्केट एंड यहाँ से एक्सपेक्टेड रहेगा कि थोड़ा ऊपर की तरफ 18,400 तो ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस लेट्स से 1 से 2 दिनों में 18,400 हम निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि इस रेंज को जब ब्रेकआउट करता है तो देयर आर मेनी फैक्टर्स। अब अगर हम टेक्निकल पैरामीटर में देखें तो ये जो आपको RSI दिख रहा है, सो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे स्टडीज भी होते हैं जहां पे हमें बहुत ज्यादा डेटा को देखना पड़ता है कि कौन से लेवल्स पे हमें मार्केट ओवरबॉट दिख रहा है, कौन से लेवल्स पे हमें मार्केट ओवरसोल्ड दिख रहा है। सो RSI नियरली अपने ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंच चुका था इस दिन। तो आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया है एंड नीचे की तरफ अप्रोक्सीमेटली 18,050 आज टेस्ट हुआ है एंड अगेन यहाँ से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। सो वापस से अगर मार्केट 18,500 जाने में अगर लेट्स से 6-7 दिन लगाएगा और वापस से, सो RSI स्लाइटली कूल ऑफ होने लगेगा। RSI नियर अबाउट 60-50 के रेंज में रहेगा एंड फिर ब्रेकआउट अगर आता है 18,500 के ऊपर, सो वहां से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। सो ये हमारा ओवरऑल टेक्निकल व्यू रहता है चार्ट्स को देखते हुए। बहुत सारे और भी चीज हैं जो कि हमें देखना है। सबसे पहले मैं वापस से अपने PPT पे जाता हूं। एक सवाल मुझे लगता है रेलेवेंट है ओशो जी, आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ, वो ये है कि ये कौन सा ऐप आप यूज कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर, एक बार खाली ये बता दे तो। ये जो सॉफ्टवेयर है ये फैल्कन है, फैल्कन F7 रिलायबल का सॉफ्टवेयर है ये। इसमें हमारा पूरा टेक्निकल एनालिसिस, जितने भी स्टडीज होते हैं, हम सब कुछ डाल सकते हैं। इवन ऑप्शंस डेटा को भी हम यहाँ से ट्रैक करते हैं। क्या ये पेड है ओशो जी, क्या ये पेड है? ये पेड है। अच्छा, पर ये अच्छा है क्या, मतलब ये हाँ करेक्ट, BRS इसको ले सकते हैं, यू रिकमेंड दिस? यस, ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो इवन हमें ऑप्शंस के भी डेटा देखने को मिल जाते हैं। सो नॉट ओनली टेक्निकल्स बट हम ऑप्शंस डेटा को भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया। जैसे अगर रिलायंस का ये ऑप्शंस का डेटा है कि रिलायंस का 2451 के प्रीमियम पे चल रहा है, तो हमें यहाँ से भी देखने को मिल जाता है कि इसका नीचे में सपोर्ट कहाँ पे है। बिकॉज अगर हम देखें बहुत डेप्थ करेक्शन आया है एंड नीचे में बिल्कुल जो आज का रिबाउंड आया है वो नियर अबाउट सेम लोज के पास से पलटा है। तो अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग देखें, इसका क्लोजिंग जो था वॉज अप्रोक्सीमेटली 32.85 और आज का जो लो है वो 34.35। सो नियर अबाउट सेम रेंज से, जो कि इसका सपोर्ट जोन होना चाहिए, उस रेंज से आज रिलायंस का कॉल ऑप्शन भी घुमा है। सो बहुत सारे डेटा इसमें हमें देखने में सहूलियत हो जाता है कि हम ऑप्शंस के फ्रंट पे फ्यूचर्स काउंटर कहाँ पे कैसे ट्रेड हो रहे हैं,
ये सब देखने में बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड इसके साथ हम टेक्निकल डेटा, जो लाइव मार्केट डेटा, स्पॉट मार्केट का डेटा होता है, उस पर भी देखते हैं कि यहाँ से हमें मार्केट में कैसा व्यू आता है। एक सेकंड, ये एनोटेट कौन कर रहा है स्क्रीन पे? अभी ये स्क्रीन विजिबल है आपको चार्ट्स की? हाँ जी, आपको स्क्रीन पे किसी ने कोई एनोटेट ना करें, सिर्फ ओशो जी के सिवाय कोई स्क्रीन पे एनोटेट ना करें, कुछ ना करें। ये आप समझने की कोशिश करें, ये प्रीमियम कोचिंग है। ये कोचिंग आपको इंस्टाग्राम, इन सब जगह पे लोग कोर्सेज बना बना के बेचते हैं 10,000, 30,000, 20,000 का। ये आपको एंजल फ्री में दे रहा है। प्लीज रेस्पेक्ट इट, एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इसको अच्छे से इसको लीजिए, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। अब आगे हम देखते हैं तो बहुत सारे कैंडल पैटर्न्स हैं जिसके बारे में टेक्निकलिटीज बहुत डिपेंड करता है कि हमें किस, पियर्सिंग कैंडल क्या हो गया, डार्क क्लाउड कवर क्या हो गया, एंड इसके बेसिस पे हमें बहुत सारा डेटा पता चल जाता है कि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या टारगेट प्राइस नीचे की तरफ देखना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे एग्जाम्पल्स हैं ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, यहाँ पे अगर डार्क क्लाउड कवर देखें तो ये देखिए, इसके जैसे ये 50% का कैलकुलेशन रहता है। अगर प्रीवियसली कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग देता है आज का जो बेयरिश कैंडल है, तो वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डाउनफॉल कंटिन्यू रहे। वहीं अगर ये नीचे डाउन ट्रेंड मार्केट में ये फॉर्मेशन होता है, तो वहां से हम एक अप ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है हमें। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अब 3 कैंडल पैटर्न्स, 4 कैंडल पैटर्न्स, बहुत सारे पैटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बट अब इसके अलावा और भी क्या टेक्निकल एनालिसिस में हमें देखना चाहिए, इस कंटिन्यूएशन पैटर्न। पैटर्न मतलब, क्योंकि हम अगर कैंडल स्टिक देख रहे हैं तो दैट मीन्स हमारा व्यू बहुत नैरो है फॉर डे ट्रेडर्स। लेट्स से हमारा व्यू 4 दिन का है, 3 दिन का है। बट अगर हम पैटर्न्स देखते हैं, तब हमें पैटर्न्स में व्यू हमारा थोड़ा इलोंगेटेड हो जाता है। लेट्स से 1 महीने का, 3 महीने का, डिपेंडिंग अगर हम डेली का चार्ट देख रहे हैं कि वीकली के चार्ट्स देख रहे हैं या मंथली का चार्ट देख रहे हैं, तो वहां पे हमें ये सारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। सो वहां पे भी 2 सेगमेंट किया हुआ है, वन इज कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, अदर वन इज रिवर्सल पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब अगर कोई फॉर्मेशन हो रहा है, अगर अप ट्रेंड में मार्केट मूव कर रहा है, सो उस पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद मार्केट वापस से अप ट्रेंड में ही मूवमेंट एक्सपेक्टेड रहेगा। एंड अगर रिवर्सल पैटर्न्स हैं, तो दैट मीन्स अगर मार्केट डाउनवर्ड में मूव कर रहा है, तो उस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट अपवर्ड में मूवमेंट करना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूएशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूएशन पैटर्न है फ्लैग पैटर्न एंड पेनेंट पैटर्न। ये बहुत ही ज्यादा फेमस एंड देखने में भी हमें इजिली मिलता है। तो फ्लैग पैटर्न बेसिकली जब भी कोई स्ट्रॉन्ग मूव आता है मार्केट में, उसके बाद थोड़ा साइडवेज करेक्ट होता है मार्केट, फिर हम देखते हैं कि उस रेंज का, जो चैनल का रेंज होता है, उसे जैसे ही ब्रेक करता है यहाँ से, सो ये इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है। अब इसका हम टारगेट अगर कैलकुलेट करना चाहें, सो जो पोल का टारगेट, पोल का लेंथ होता है, लेट्स से जो ए पॉइंट से बी पॉइंट का लेंथ है, लेट्स से ये 10 रुपए का लेंथ है, तो यहाँ जो ब्रेकआउट आएगा, इसका भी जो टारगेट रहेगा वो भी हायर में 10 पॉइंट का रहेगा। सो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कि टेक्निकल में टारगेट क्या रहेगा एंड स्टॉप लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने के लिए अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक कर देता है, सो वापस से ये पैटर्न नलिफाइड हो जाएगा। सो बेटर है कि हम यहाँ पे अपने मिनिमम लॉसेस को लेकर के एग्जिट कर लें। एंड एग्जिट करना इज ऑलवेज सेंसिबल, बिकॉज बहुत लोग होते हैं या बहुत क्वेश्चंस आता है कि स्टॉप लॉस नहीं रखा था, इसके वजह से और लॉस हो गया है। सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज रिस्क हम हमेशा कैलकुलेट करके चलते हैं। अगर हमारा भी कोई व्यू आता है, रिकमेंडेशन जाता है कि लेट्स से बाय ABCD स्टॉक, तो वो स्टॉक के पीछे जो लेवल्स हैं करंट, एंड जो स्टॉप लॉस आपको मेंशन रहता है, दैट इज कैलकुलेटेड कि अगर इस रेंज के नीचे गिर जाता है मार्केट, सो वहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। सो बेटर है कि आप उस लेवल पे एग्जिट कर लीजिए अपने पोजीशन, सो दैट आपको फर्दर लॉसेस नहीं सहना पड़े। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने लॉसेस को, जो अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो नहीं करते हैं, उसके बाद एक डीप करेक्शन देखने को मिल जाता है।
सो इसीलिए हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को हमेशा मेंटेन करके चलें, एंड कुछ भी डिप आता है नीचे की तरफ उससे ज्यादा, सो आप एग्जिट कर लें अपने पोजीशंस, वापस हमें री एंट्री की पॉइंट इनिशिएट करने को मिल जाएंगे। नाउ बहुत सारे रेक्टेंगल पैटर्न या कंसोलिडेशन पैटर्न, जैसा मैं अभी निफ्टी में आपको बता रहा था कि 14 दिन से निफ्टी एक रेंज के अंदर स्टक है जो 18,001 18,050 से लेके 18,450 का है। सो ये रेंज जैसे ही ब्रेक होगा, तो ये रेंज को अगर हम ओवरऑल देखें तो इसी बॉक्स में या इसी रेक्टेंगल फॉर्मेट में वो मूव करते हुए नजर आएगा। सो बेटर रहेगा कि हम वो पोजीशन से मूवमेंट को प्रॉपरली गेज करें कि इस अगर लेवल टूटता है 18,450 के ऊपर निफ्टी निकलता है, तो वहां से हमें अप्रोक्सीमेटली 400 450 पॉइंट इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल जाएंगे। दैट मीन्स वहां से हमें फ्रेश एडिशन मार्केट में होते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत सारे ट्रेंड पैटर्न्स हैं, कप एंड हैंडल हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स हैं, जो कि हमें लाइव मार्केट में बहुत बार देखने को मिलता है। अगर यही अब ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, डबल बॉटम पैटर्न, अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं आप लोगों को, अभी आप लोगों को मेरा चार्ट का स्क्रीन दिख रहा है क्या? चार्ट का स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी। 1 सेकंड। वो चालू हुआ होके चला गया, वो कुछ इनिशिएट हुआ। करेक्ट। हाँ, तो अब दिखा। ये अभी आप लोगों को जो स्क्रीन दिख रहा है, दिस इज एक स्टॉक है AIA इंजीनियरिंग, उसका ये चार्ट है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो ये पैटर्न अभी बनता हुआ नजर आ रहा है, ये जो पैटर्न अभी आपको बनता हुआ नजर आया, दिस इज डबल बॉटम पैटर्न। अगर यहाँ पे हम देखें प्रिसाइजली, सो फर्स्ट मूव इज दिस वन, सेकेंड मूव इज दिस वन, एंड इसके ऊपर अगर हम देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें कल के सेशन में बनता हुआ दिखा था। अब ये जो ब्रेकआउट आया था इस दिन का, अगर हम वॉल्यूम पे भी गौर करें, सो वॉल्यूम वाज आल्सो डिसेंट, मोर देन एवरेज। अगर एवरेज वॉल्यूम अगर पिछले 5-7 दिनों से नियर अबाउट लेट्स से 50,000 का है, तो कल मोस्टली 1 लाख का वॉल्यूम हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये अच्छा ब्रेकआउट है। अब आज के दिन में जो करेक्शन आया है, दैट इज ऑल्सो रीटेस्ट ऑफ द नेकलाइन। जो नेकलाइन का रीटेस्ट होता है, बिकॉज हमेशा जब भी आप ब्रेकआउट देखिएगा, तो हमेशा उस काउंटर में एक पोटेंशियल होता है कि वो वापस से अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करे। बिकॉज अगर सिंगल साइड में मूवमेंट रहता है तो दैट मीन्स बहुत स्ट्रांगली बुलिश रहता है, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ये सिंगल साइड मूवमेंट आया बिकॉज वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, एवरी डे का फॉलो अप बाइंग हमें देखने को मिला है, बट यहाँ पे वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल हुआ है। सो ब्रेकआउट आया है, थोड़ा कूल ऑफ हुआ प्राइस, लोग ने अपने प्रॉफिट बुक किए एंड वापस से अपने नेकलाइन पे आया है। अब यहाँ से जो मूवमेंट रहेगा वो यहाँ से नेक्स्ट जो कंसोलिडेशन जोन रहेगा, बिकॉज अभी अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल 2690 से लेकर के हायर एंड पे 2800 का रेंज था। सो अभी ये रेंज ब्रेक हुआ है। सो अब यहाँ से अगर हम देखें तो 2940 तक का इमीडिएट रेंज हमें मिलेगा, एंड इसके ऊपर जैसे जाते अगर हम यहाँ पे देखें नियर अबाउट 100 पॉइंट का रेंज है। सो यहाँ से नियर अबाउट 100 पॉइंट का रेंज हमें ऊपर की तरफ इमीडिएट बेसिस पे या फिर पोजिशनल लेट से 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकता है। सो 2920 2940 जो इमीडिएट लेवल्स रहेंगे वो हमें आने वाले दिनों में इसमें देखने को मिलेंगे, एंड वहां सस्टेन करता है। सो अगेन हम देखेंगे कि इसका जो लाइफ टाइम हाई है, ये जोन जो है 3000 का, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आएगा तो स्ट्रॉन्ग रैली देखने को हमें इसमें मिल जाएगी। नाउ अभी अगर हम आपको गैप के बारे में बताएं, अगर गैप थ्योरी जो है, रन अवे गैप जो बनता है, तो ये अमर राजा बैटरी का एग्जांपल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अमर राजा बैटरी भी कंसोलिडेशन जोन में था बहुत दिनों से। अगर ये वीकली चार्ट है इसका, अगर हम यहाँ पे देखें इस जोन में काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, बट डेली चार्ट पे आते अगर हम देखें जैसे इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट किया है, तो ये ब्रेकआउट एक गैप अप के साथ ब्रेकआउट आया है, एंड उसके बाद ये काउंटर अच्छे से बुल रन में मूव कर गया है।
अब इसका जो नेक्स्ट कंसोलिडेशन रहेगा वो यहाँ 610 से लेकर के हमें कैलकुलेट करना होगा नीचे का, तो लेट्स से नीचे 560 और 610 का है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमें 50 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से 660 का टारगेट हमारा इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्टेड था। तो अभी भी आप देखिए जैसे ही ब्रेकआउट आया नियर अबाउट ये अभी तक ही 655 654 तक पहुंच चुका है। सो ऊपर हार्डली 5-6 पॉइंट और ऊपर इसका टारगेट रहेगा। सो ऐसे हम पैटर्न्स रीड करते हैं। एंड यहाँ पे भी देखिए ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट किया है, सेम डे बिल्कुल नहीं भागा। यहाँ पे भी जिस दिन ब्रेकआउट दिया करेक्शन हुआ, 2-3 दिन इसी रेंज के पास ही, नेकलाइन के पास ही अपने पोजीशंस को रीटेस्ट करते रहा एंड उसके बाद ग्रेजुअल अप मूव हो गया। दैट मीन्स यहाँ से इसका जो रेंज है जो प्रीवियसली कंसोलिडेट कर रहा था इस रेंज में, अब इसका कंसोलिडेशन इस रेंज में चला गया है। सो ऐसे हम जो हमारा था प्राइस ऑलवेज मूव टेंड्स इन हिस्ट्री मूवमेंट को देख करके, हिस्ट्री के ट्रेंड्स को देख करके हम प्राइसेस के एक्शंस डिपेंड कर प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो प्रोजेक्शन रहेगा या जो मूवमेंट रहेगा वो कहाँ पे हो सकता है। सो ये उस बेसिस पे हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि यहाँ से जो रेंज है वो 610 और 660 का है। सो अब हमें यहाँ पे बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी रखना है। 660 के ऊपर ब्रेक करता है, सो 660 एग्जैक्ट लेवल्स नहीं है, नियर अबाउट इसका जो 52 वीक्स आई है वो 665 का है। तो 665 को जब ये ब्रेक करेगा, इस रेंज को जब ब्रेक करेगा, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग रैली आएगी। और वो रैली का टारगेट कितना रहेगा, तो ये जो फॉल है 660 से लेकर के यहाँ डाउनसाइड में 550 का, सो उतना स्ट्रॉन्ग रैली इसमें देखने को मिलेगा। सो उस बेसिस पे हमारा प्रोजेक्शन रहता है कि यहाँ से 650 के 665 के ऊपर जाते ही नियर अबाउट 100 पॉइंट का इसमें अपसाइड मूवमेंट हमें आने वाले जितना भी ड्यूरेशन लगा है, जो ये हमें बोलते हैं ट्रेंड का लेंथ, ट्रेंड लेंथ जितना भी टाइम लगा है। सो अगर हम देखें दिसंबर से करेक्शन इसमें आना चालू हुआ था एंड जिस दिन ये ब्रेकआउट करेगा, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल लेट्स से जून से स्टार्ट हो जाएगा इसमें अपसाइड मूवमेंट, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो हम देखेंगे कि टोटल 6 महीने का टाइम फ्रेम इसको लगा है अपना लॉसेस को रिकवर करने में। सो ये जो नेक्स्ट 750 या 780 का जो टारगेट रहेगा उसका टाइम फ्रेम 6 महीने का रहेगा। सो इससे हमें टाइम फ्रेम भी कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है एंड टारगेट प्राइस भी कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है कि जो इमीडिएट जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 750 770 का, वो अगले 6 महीने में हमें आते हुए देखने को मिल जाएगा। मैं ओशो जी, कैन आई आस्क फॉर समथिंग इफ आई मे? यस। अच्छा, एक एलिस ब्लू के नाम से सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना नाम चेंज कर लीजिए। एंजल वन के ट्रेनिंग में आए, नाम रखे एलिस ब्लू, ये बात सही नहीं है प्लीज। अच्छा, ये उन्होंने पूछा है कैस्ट्रॉल इंडिया में देखिए डेली टाइम फ्रेम पर असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और डब्ल्यू पैटर्न भी शायद डेली टाइम फ्रेम पर है, क्या इसको हम लाइव एग्जांपल की तरह ट्रीट कर सकते हैं? कि अभी अगर हम देखें कैस्ट्रॉल इंडिया का एग्जांपल, तो ओवरऑल इसमें अगर हम देखें तो 2-3 फैक्टर हैं जो कि हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले इसमें जो फॉर्मेशन, एक तो ये डाउन ट्रेंड में है ये काउंटर, बिकॉज थोड़ा लंबा पीरियड में अगर मैं लेकर के चलूं तो 130 से लेकर के थोड़ा फॉल आया था। तो इस लेवल पे हमें जो देखने वाली चीज है इसमें इज दैट जो वीकली चार्ट है वो यहाँ पे अगर आप देखिए, दिस इज द वीकली चार्ट। अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस का लाइन है 118 का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस काउंटर के लिए। अब इसका जो नीचे का सपोर्ट है वो नियर अबाउट सेम लेवल्स पे, आप यहाँ पे देखिएगा 3 पॉइंट है, 1 2 एंड नियर अबाउट 3। सो अभी उस लेवल पे अपने सपोर्ट के जोन के पास है, करेक्ट। सो अगर यहाँ से थोड़ा रिवर्सल आता है इस काउंटर में, सो अभी जो हमें पैटर्न बनते हुए दिखेगा दैट विल बी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बिकॉज ये अगर हम देख रहे हैं दिस विल बी द फर्स्ट शोल्डर, ये इसका हेड होगा एंड यहाँ से रिवर्स करके ये इसका दूसरा शोल्डर होगा। सो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आएगा 118 के ऊपर, तो वहां से हम अच्छा रैली देख सकते हैं। अब उस रैली का टारगेट जो रहेगा दैट विल बी 118 एंड ये जो नीचे की तरफ है इसका लोज ऑफ नियर अबाउट 104 का है। सो यहाँ से अगर हम देखें तो नियरली 14 पॉइंट का मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। सो 132 के अराउंड हमें इसका टारगेट दिखेगा, जो कि अगेन यहाँ पे देखिए तो इस रेंज से बिल्कुल मिलता है। सो हमेशा प्राइसेस किसी ना किसी पैटर्न पे आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। सो ये जो ट्रेंड का ब्रेकआउट आएगा इसका टारगेट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन 132, जैसा मैंने आपको बोला।
So अच्छा, 132. एक छोटा सा इसी मुद्दे से रिलेटेड एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हल्के में समझा दीजिए ना, एक दोस्त ने पूछा यस है, बिल्कुल हल्के में बिल्कुल। थोड़ा सा। देखिए ये वीकली चार्ट है कैस्ट्रॉल का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस लेवल पे ये आता है तो वापस से हमें बाइंग देखने को मिल जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इस लेवल पे अगर हम देखें, मल्टीपल सपोर्ट्स है यहाँ पे। पहला सपोर्ट इस दिन का है, दिसंबर में, यहाँ पे बाइंग सपोर्ट था, यहाँ पे वापस रिट्रेस किया, बट फॉलो अप नहीं हुआ, वापस से फॉल डाउन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सपोर्ट अब टूटा है, नाउ दैट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ये तो कौन ये, कर रहे हैं? हाँ ठीक है, ओके। तो नाउ दिस सेम सपोर्ट जो यहाँ पे सपोर्ट के जैसा लग रहा था, नाउ इट हैज स्टार्टेड एक्टिंग एज द रेजिस्टेंस। सो यहाँ से ब्रेकआउट करना विल बी डिफिकल्ट। बट अगर हम यहाँ पे देखें, इसी चार्ट पैटर्न पे आपको फ्लैग एंड पेनेंट भी बनता हुआ दिख जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं फ्लैग एंड पेनेंट भी, ये देखिए, ये आपको पोल का हाइट है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है मार्केट। तो ये कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे दिखा है नीचे की तरफ, एंड इस दिन ब्रेकआउट आया है इस कंसोलिडेशन का, जो कि अगेन मैं आपको वापस बना के दिखाता हूँ। करेक्ट, इस लेवल पे अगर हम देखें तो वापस से ब्रेकआउट आया है विथ वॉल्यूम्स। सो हमें एक ही चीज में बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स देखने को मिल गए। अब यहाँ से ब्रेकआउट आया, प्राइसेस स्ट्रांगली अप मूव कर गया है। अब यहाँ पे भी हम देखें कि अपसाइड का मूवमेंट कितना था। तो नीचे में इसका जो लोज था नियर अबाउट 94, जो हाईज था नियर अबाउट 110। सो लेट्स से 20 पॉइंट का अप मूव यहाँ से आना चाहिए था। सो 108 से हाई मूव किया है 128 का। सो 20 पॉइंट का अप मूव हमें देखने को मिल गया। तो इससे हमें कैलकुलेशन करते हैं कि जो पोल का लेंथ है, दिस विल बी द टारगेट ऑफ माय नेक्स्ट इमीडिएट जो पैटर्न ब्रेकआउट। तो यहाँ पे 128 गया, अगेन थोड़ा करेक्शन हो गया काउंटर में। अब हम वापस से देख रहे हैं सेम चीज। तो अब जो ये सपोर्ट की तरह में ये काम करना स्टार्ट हो गया है 112 का जोन। तो यहाँ पे देखिए, पहला सपोर्ट आया है 23 दिसंबर को, दूसरा सपोर्ट 3 फरवरी को, एंड फिर 3 मार्च को फाइनली एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। वापस से एक वी शेप रिकवरी आई है मार्केट में, एंड अगेन हायर एंड पे गया, एंड फिर 112 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हमें अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बनता हुआ नजर आएगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एज एन, ओशो जी, कैस्ट्रॉल से ही रिलेटेड किसी ने एक स्टेटमेंट किया है, 112 पर मैंने 200 क्वांटिटी बाई की है, कैस्ट्रॉल इंडिया की टारगेट 134 लेके चल रहा हूं। तो शायद उनका सवाल मैं उनके लिए पूछूं, तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए आइडियली इसमें जी आपको? अभी अगर हम देखें तो इसका स्टॉप लॉस जो रहना चाहिए वो नियर अबाउट 110 का रहना चाहिए। बिकॉज हमें थोड़ा रूम रखना चाहिए नीचे साइड में, बिकॉज अभी करेक्शन में है ये काउंटर। एक दिन का इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आता है। ये डेली का चार्ट है, डेली चार्ट है इसका। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कंजिक्यूटिवली डेली के बेसिस पे बार चार्ट में काफी ज्यादा वीकनेस दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कंजिक्यूटिवली फॉल देखने को मिल रहा है। अब हम नीचे सपोर्ट देखें कहाँ पे है, तो सपोर्ट इसका नियरली सेम लेवल्स पे है। 112 का जो लेवल था, 112 का जो लेवल था जो इस जोन के आसपास था, वो इसी जोन पे सपोर्ट है। तो यहाँ से हमें हो सकता है बहुत जल्दी एक रिवर्सल बनता हुआ दिखाई दे इस काउंटर पे। तो हमें 110 का स्टॉप लॉस आप बिल्कुल मेंटेन करके चलिए। उसके नीचे अगर जाता है तो एक कंटिन्यूएशन में फॉल भी देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसे ब्रेकडाउन दे देता है विथ वॉल्यूम्स, बिकॉज अभी तक देखिए वॉल्यूम्स बिल्कुल एवरेज है। अगर ब्रेकडाउन 110 के नीचे आएगा तो वॉल्यूम बहुत बड़ा होना चाहिए इस टाइप का, तब हमें ब्रेकडाउन जैसा फील देगा। एल्स
वापस से हमें रिकवरी इसमें बनते हुए दिख जाएगी। इमीडिएट टारगेट हमें 118 का रखना है। जब 118 ब्रेकआउट कर देगा तब हमें वहां से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टुवर्ड्स 132 देखने को मिलेगा। सो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमें अपने स्टॉप लॉसेस को हमेशा मेंटेन करके चलना चाहिए। अभी 110 का रखिए, अगर उसके नीचे जाता है तो बिल्कुल अपने पोजीशंस काट लीजिए। अगर वहां से रिवर्स हो जाता है अभी तो 118 पे बिल्कुल रेडी रहिए अपने पोजीशंस को बुक करने के लिए। अगर 118 के पास, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, सो यहाँ पे बहुत बार आकर के मार्केट 1.2 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे वापस से 3 पॉइंट, ये 4th पॉइंट, अब अगर 5वां बार भी आया तो नियर अबाउट यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल जाएगा। एल्स अगर ब्रेकआउट आता है तो उस दिन का भी हमें वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी रहेगा डेली चार्ट पे, कि डेली चार्ट पे उस दिन वॉल्यूम कैसा है। अगर वॉल्यूम स्ट्रांग है, स्ट्रांग एज इन अगर एवरेज मान लीजिए 1 लाख का है तो ब्रेकआउट के दिन आपको 1.5 लाख, 1,30,000 ऐसा वॉल्यूम होना चाहिए, मोर देन एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए। अगर वो 2x है या 3x है तब तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा एंड बहुत स्ट्रांगली अपसाइड में मूवमेंट आ जाएंगे। वहीं पे अगर हम सेम एग्जांपल देखिए, ये 112 का लेवल मैंने बोला सपोर्ट है, ये डेली चार्ट पे देखिए लाइव में, मैं भी ये अभी देख रहा हूँ कि 112 पे वॉल्यूम इतना इंक्रीज के साथ क्लोज हुआ है, इसके वजह से फॉल आया है। अगर वॉल्यूम एवरेज ही रहता, इतना ही एवरेज रहता तो ये यहाँ से बिल्कुल पलट जाता मार्केट एंड वापस ऊपर की तरफ जाता। सेम 112 का लेवल जो हमने बताया था, देखिए 112 का लेवल को ब्रेक करने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है, तब 112 का लेवल हमने ब्रेक किया अब और ऊपर की तरफ मूव किए हैं। अब सेम वापस नीचे 112 पे आ गया है तो हमें वॉल्यूम को वापस से ट्रैक करना पड़ेगा कि अगर वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग आता है कुछ इतना ज्यादा तब एक डाउनफॉल आएगा, एल्स मार्केट यहाँ से अच्छे हेल्दी वे में रिकूप कर जाएगा टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 118। 118 120 के ऊपर जैसे ये जाएगा, देखिए ये सब मैं अभी बिल्कुल आपको लाइव चार्ट पे देख के बोल रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल ये काउंटर गया था 120, वहां सस्टेन नहीं कर पाया, वापस करेक्ट हो गया, बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो इसके ऊपर क्लोजर होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्लोजर होएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तभी हम वहां से कंटिन्यूएशन देखेंगे एंड 132 का टारगेट तब हमारा इस काउंटर में देखने को मिलेगा। सो इस वे में पूरा टेक्निकल एनालिसिस अगर आप कैलकुलेट करके चलेगा तो सब कुछ आपको चार्ट पे मिल जाएगा, आपको किसी और की सहायता की जरूरत नहीं, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ओनली द बेस्ट पार्ट या ओनली द थिंग जो हमें गौर करके चलना चाहिए कि हम कैसे, और बिल्कुल हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम, बहुत बार क्या होता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ रहा है तो हम प्राइस देख के हड़बड़ में पोजीशंस बाई या सेल कर देते हैं, बट हम जो देखना भूल जाते हैं इस वॉल्यूम, कि वॉल्यूम कैसा था, वॉल्यूम सिग्निफिकेंट अप मूव दिखाया था या नहीं। अगर वॉल्यूम नहीं था बहुत स्ट्रॉन्ग तो वो फॉल्स ब्रेकआउट, जिसको हम बुल ट्रैप या बेयर ट्रैप भी बोलते हैं, कि वहां पे पोजीशंस लोग बाई कर लेते हैं, वॉल्यूम एडिशनल आती नहीं है, लोग अटक जाते हैं, वापस से प्राइसेस में कूल ऑफ होने देखने को मिल जाता है। सो ये सबसे हमें बचना चाहिए एंड बहुत सारी चीजों का हमें और भी ध्यान रखना चाहिए। अगर और कोई क्वेरी नहीं है तो मैं मूव करता हूँ टुवर्ड्स पैरामीटर्स, टेक्निकल पैरामीटर्स, रीडिंग में हमें कौन कौन से स्टडीज देखने चाहिए। ओशो, मेरा एक छोटा सा अगर सजेशन ये है कि हम ऑलरेडी वी हैव क्रॉस अराउंड 50 मिनट्स, ओके, तो क्या एक निफ्टी के ऊपर एक क्वेरी है सेम चार्ट के ऊपर, क्या उसको लेके आगे का डिस्कशन जो है हम अगले सेशन के लिए रखें? मुझे लगता है बेहतर होगा, करेक्ट है ना? तो हमारे बीच में भगवान जी हैं, प्रणाम भगवान जी। आपका क्वेश्चन है निफ्टी ऑप्शंस में, थोड़ा उन्होंने दिखाने को बोला है कितने ट्रेड मैक्सिमम ले सकते हैं, 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, ओवर ट्रेडिंग कितने ट्रेड पर होता है, ये सवाल है। मेरे लिए थोड़ा दिमाग से ऊपर जा रहा है, आप समझ पाएंगे। जी, ओवर ट्रेडिंग आपका, लेट्स से कि अगर मेरे पास निफ्टी का एक लॉट खरीदने में हमें अप्रोक्सीमेटली जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है वो 3 से 4,000 का मार्जिन रिक्वायरमेंट रहता है एक लॉट खरीदने के लिए। तो हमें जब हमेशा ये कैलकुलेट करके चलना चाहिए कि मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है। अगर लेट्स से मेरे पास अकाउंट में 50,000 रुपीज है फॉर एग्जांपल, जो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए रखा हूं, सो मुझे वो पूरा 50,000 एक ट्रेड में बिल्कुल नहीं डाल देना चाहिए। हमेशा हमें इतना लिक्विड फंड अपने पास रखना चाहिए सो दैट
इन फ्यूचर या सेम डे भी हमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करने का मौका रहे। अगर हम एक ही बार में पूरा 50,000 डाल देते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका 20 लॉट से थोड़ा कम होगा, लेट्स से 18-17 लॉट आप खरीदिएगा, तो उसमें आप क्या होगा कि आपके पोजीशंस अगर अटक गए, फंस गए, तो आपका पूरा जितना भी 50,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होगा। एंड ऑप्शंस मार्केट में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो समझने के लिए, इस थीटा डिके। थीटा डिके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑप्शंस राइटर को जो पोजीशंस अपने इधर लॉन्ग में या शॉर्ट में बनाते हैं। क्यों? बिकॉज अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं भी आता है, मार्केट सेम जगह पे भी खड़ा रहता है, तो थीटा डिके के वजह से आपका ऑप्शन प्रीमियम कम हो जाता है, तो आपके लॉसेस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और एक बार अगर आपको किसी चीज में लॉस हो गया तो आप रिवेंज ट्रेड करने के लिए वापस से एंट्री उस हिसाब से मत करिए, बल्कि आप प्रॉपरली टेक्निकल एंड डेरिवेटिव डेटा को प्रॉपरली रिसर्च करिए, पढ़िए, फिर अपने पोजीशंस डालिए। तो अगर मेरा 50,000 का फंड है, मेरे पास कैश इन हैंड है, तो मैं पूरा 50,000 नहीं डालना चाहिए। हमें लेट्स से एक बार में हम 20,000 पोजीशंस, 20,000 के मार्जिन के पोजीशंस लेते हैं, उसमें हमें प्रॉफिट आता है तो हमें पोजीशंस एग्जिट भी कर लेना चाहिए, बिकॉज हमें बहुत देर तक वेट नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट सेम अगर मूवमेंट आकर के कंसोलिडेट करने लगा है, सो बेटर है कि एज अ ऑप्शन बायर हमें अपने पोजीशंस तुरंत कवर कर लेने चाहिए। वापस अगर आपको नीचे मिलता है एंड आपका व्यू सेम है, बुलिश है, तो आप वापस नीचे पोजीशंस बाय कर लीजिए। बट अगर एक बार में हम पूरा 18-20 लॉट खरीद लेंगे, तो वहां पे हमें वापस पोजीशंस बनाने का इशू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आज के सिनारियो पे हम निफ्टी को देखें, निफ्टी में दो जगह हमें मौका मिला था। पहला, सबसे पहले सुबह सुबह तो जो नीचे खुला मार्केट बहुत ही अच्छा था बाइंग करने के लिए, 18,100 के अराउंड सपोर्ट था डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से, तो लोगों ने 18,100 के पास अपने पोजीशंस बनाने लगे। बट क्या हुआ, मार्केट उसके बाद भी करेक्ट हुआ। तो अगर आप पूरा पोजीशंस अपना 18,100 आते में ले लीजिएगा, तो जब मार्केट करेक्ट होकर के और नीचे गया नियर अबाउट 18,060, तो आपका जो प्रीमियम है वो लगभग अगर एट द मनी लीजिएगा तो नियर अबाउट 40 रुपए में 20 रुपए का प्रीमियम कम हो जाएगा आपका। तो अगर आप यहाँ पे देखिए कि 18,050 के पास जब निफ्टी आता है, सो डेरिवेटिव डेटा तब भी आपको दिखा रहा था कि 18,100 एंड 18,000 पे सबसे ज्यादा पोजीशंस हैं। तो जो ये जो फ्री फॉल आ गया 40 रुपए का, यहाँ आपका 20 रुपए का प्रीमियम ऐसे ही इरोड हो गया है। सो बेटर है कि आप उस पोजीशंस में, अगर आप लेट्स से 20,000 ही इन्वेस्ट किए थे पहली लॉट में, तो दूसरे लॉट में आप वापस से 20,000 इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल लो पे तो कभी नहीं हो पाएगा, बट 18,080 पे भी अगर आप लें तो आप 10 रुपए का प्रीमियम और ऐड कर लीजिएगा निफ्टी में। तो वहां से अगर रिवर्सल आता है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपका लेट्स से 50 रुपीज का प्रीमियम था, अब वो घट करके नियर अबाउट 45 रुपीज का प्रीमियम हो गया है। सो मार्केट अब यहाँ से जब अप मूव करता है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि नियर अबाउट ये जो रेंज है यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा था मार्केट। अब ये जो कंसोलिडेशन का रीजन है, यहाँ पे देखिए इस जोन पे वापस से थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था एंड वापस करेक्ट हो गया मार्केट। सो ऑप्शंस बायर को यहाँ पे लॉस ये हो जाता है कि जो इनिशियली 18,100 पे जिन्होंने खरीदा था, नियरली यहाँ वापस से मार्केट गिरा तो उनका 20 रुपए का प्रीमियम यहाँ चला गया। यही अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा तो आप एक लॉट और यहाँ पे खरीद सकते हैं, हाईज पे, बॉटम पे तो नहीं खरीद सकते, बट 1880 पे लेट्स से हमने खरीदा, तो यहाँ पे मूवमेंट आ गया। अब ये मूवमेंट जो आया है, ये वापस से मार्केट देखिए वापस डिप किया फिर आया, मतलब ये जो लेवल था यही दिन में 3 बार टेस्ट हुआ है। 18,150 एक बार टेस्ट हुआ, 2 बार टेस्ट हुआ, 3 बार टेस्ट हुआ। सो दैट मीन्स ये ब्रेकआउट करना बहुत मुश्किल था मार्केट को। सो ये जब डिप करके मार्केट उठता है तो 18,150 में जो कैलकुलेट करते हैं अपने रिस्क को, वो इस अपटिक में अपने पोजीशंस लॉन्ग के निकाल दिए होते हैं। अब वापस से मार्केट करेक्ट हो रहा है, नो डाउट ये वाली फॉल हमें उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। वी अगेन विल एक्सपेक्ट कि 18,080 जाए, 70 जाए तब खरीदेंगे। बट यहाँ पे जब 18,150 ब्रेकआउट करता है, तब हमें ये मार्केट वापस से अट्रैक्ट करेगा। ये जो रेंज है 18,150 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4th टाइम, आप देखिए कि फाइनली 18,150
ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जब रेंज ब्रेकआउट हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने अपने पोजीशंस बनाए होंगे इस कंसोलिडेशन जोन में, एंड वो एक्चुअल में मार्केट में अच्छा प्रीमियम रिसीव करके गए होंगे। तो हमने ओशो, हमेशा एक सवाल इस पे, जो वॉल्यूम नीचे, वॉल्यूम है ना नीचे हाँ नीचे नहीं, का? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एक ये ऐसे ही फिगर रहते हैं, इसमें ओ अच्छा, करेक्ट वॉल्यूम्स नहीं रहते। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। वो स्टॉक्स में रहते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अंडरस्टूड। में चार्ट्स पे वॉल्यूम्स नहीं शो करते। थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे 150 ब्रेकआउट किया है, इस रेंज के ऊपर हमें बाय करना है। वाई? बिकॉज ये फोर्थ टाइम दिन में टेस्ट हुआ है एंड फिर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। तो यहाँ से 18,200 का रैली बहुत अच्छा मिला। तो उसमें जितने ऑप्शन बायर थे वो बहुत अलर्ट रहेंगे कि ऐसा सिचुएशन जब भी मार्केट में आए, दे शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, वो छूटना नहीं चाहिए। वो छूट गया तो फिर आप चलते ट्रेन पे चढ़ेंगे, एंड बेटर है कि आप चलते ट्रेन से उतर जाए, एल्स वो ट्रेन अगर रुक गई तो आपको लॉस हो जाएगा। तो जब भी अगर हम भागते हुए मार्केट में चढ़ रहे हैं, तो बेटर रहेगा कि हम बिल्कुल टॉप बनने का वेट ना करें, भागते हुए मार्केट में हम अपना एग्जिट पोजीशंस भी ले लें, स्पेशली फॉर ऑप्शंस बायर। एक और सवाल, क्योंकि हम सवाल ही लेंगे और अगला सेशन में बाकी कवर करेंगे ओशो, है ना, ओके क्योंकि ओके 6 बज चुके हैं ऑलरेडी। जी तो सर। एक अगला सवाल है, क्या हम RSI 60/40 और मूविंग एवरेज 21 का यूज करता हूं, क्या ये बेस्ट है? इसके अलावा दूसरा यूज कर सकते हैं क्या? सी ओवरऑल देखने के लिए बहुत लोग बोलिंगर बैंड यूज करते हैं, बहुत लोग आरएसआई यूज करते हैं, बट आरएसआई क्या करता है, ये आपको, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो ये आपको कोई ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। बट अगर आप लेट्स से इन्वेस्टर हैं जहां पे आप पोजीशंस बना के भूल जाते हैं, सो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम आरएसआई की बात करें एक स्टॉक पे, बेसिकली रिलायंस अगर हम देखते हैं, तो इस लेवल पे देखिए आरएसआई 30 के पास था, बिल्कुल लो में RSI 30 के पास है। और यहाँ से जब अप मूव आया, तो RSI अब देखिए यहाँ पे 70 के पास चला गया इस लेवल पे। तो यहाँ से थोड़ा फर्दर करेक्शन हुआ है। अब RSI में हमें जो मेन चीज देखना होता है कि डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है या कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। अगर डाइवर्जेंस है सो वो नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, अगर कन्वर्जेंस है तो वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। सो बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं जो कि हमें देखना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल अगर हम देखें सेम चीज, जब निफ्टी रिलायंस यहाँ हाई पे था, देखिए RSI बिल्कुल टॉप पे था 70 के पास, वापस करेक्ट होते हुए इन बिटवीन आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। बट RSI का 30-70 का जो रेशियो है, ये हमेशा इन्वेस्टर को ही काम आता है। अब यहाँ पे 30 के पास आया, सो RSI अगेन बिल्कुल ओवर सोल्ड रीजन में चला गया, थोड़ा सा पोजीशन बाइंग हुआ है, फिर आप देखिएगा प्राइस नीचे आ गया, बट RSI अभी भी लोज के ऊपर ही है। तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं है। यहां से अगेन करेक्शन आया, अभी प्राइस हाई उतना नहीं गया है, बट RSI ऑलमोस्ट उतना हाई चला गया, एंड वापस से जब करेक्शन आया, सो RSI अगेन 30 के पास चला गया, बट पिछले वाले से अभी भी हाई है। सो ये बहुत ही पॉजिटिव आउटटेक रहेगा। पिछले वाले का RSI वाज ऑलमोस्ट 25, अभी वाले का RSI वाज 29। सो ये फॉल इसके लोज के नीचे का है, बट हम देखेंगे RSI अभी भी 29 से पलट गया। सो RSI हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये आपको बताएगा कि अब आपको एंट्री एक्चुअली ले लेनी चाहिए। एंड अगर आप अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो बिल्कुल आप RSI पे डिपेंड कर सकते हैं। ये आपको अच्छे रेंज में बाइंग दे देगा, एग्जैक्ट लेवल्स तो नहीं देगा कि इस लेवल पे बाई करिए, बट जो रेंज है वो रेंज आपको बहुत अच्छा रेंज दे देगा। यहाँ पे भी देखिए RSI बहुत दिनों तक इस रेंज में था, तो आप इस रेंज में अच्छे से कभी भी बाई कर सकते हैं किसी भी दिन। एंड उसके बाद अच्छा मूव आया, फिर फर्दर फॉल आया, नो डाउट, बट यहाँ पे भी आपको रेंज प्रोवाइड किया है, ये रेंज में आप बाई कर लीजिए, फिर एक अच्छा मूवमेंट दे दिया आपको ऊपर की तरफ। सो हमेशा एक रेंज आपको प्रोवाइड कर देता है RSI, जिसको देख करके आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है ओशो जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इंडेक्स ऑप्शन में तो पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए? जैसे हमारे पास 1 लाख है, तो मुझे कितना क्वांटिटी में काम या कम करना चाहिए, ऐसा लिखा है उन्होंने। जी वही सेम एग्जांपल मैं बताऊंगा कि अगर मेरे पास जो बताया था 50,000 है, तो मैं 20,000, 20,000 और 10,000 रखूंगा। तो सेम अगर 1 लाख है, तो हमें एक बार में पूरा इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, 3 सेगमेंट कर लीजिए। 30-30 हजार के आप 33-33 हजार के 3-3 सेगमेंट कर लीजिए,
एंड उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करिए। बिकॉज नो डाउट अगर आपको लगेगा कि मार्केट अभी आपने बाई किया लेट्स से 1 लाख का एंड मार्केट फुल ऊपर जा रहा है आपके एंटिसिपेशन के अकॉर्डिंगली, तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। एंड वहां पे अगर आपने लेट्स से सिर्फ 10 ही लॉट बाई किए तो आपको बुरा भी लगेगा कि मैंने पूरा बाई क्यों नहीं किया है। बट हमें हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलना चाहिए, बिकॉज अगर हम प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट नहीं करें तो हमें इतना फोकस रखना चाहिए कि कल के लिए हमारा जो कैपिटल 1 लाख आज है वो 1 लाख कम से कम ही रहे, उससे कम ना हो जाए। तो अगर लॉसेस होता है तो हम बेटर है कि हम पोजीशन एग्जिट कर लें, वापस लोअर लेवल्स पे हम सेम लॉट, अगर 10 लॉट खरीदा है तो नीचे के लेवल्स पे वापस 10 लॉट बाई करके चल लें, बिकॉज उससे हमारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहता है। एंड अगर हमने 10,000 लॉस किया है फिर हम 10,000 रिकवर कर रहे हैं, सो हम एंड टू एंड मार्केट में कहीं नेगेटिवली क्लोज नहीं हो रहे, तो कल के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी ओपन रहता है। अब कल अगर हमें मार्केट में अच्छा मूव मिला तो हम 10 लॉट पे हमने पोजीशंस लिया, उस पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। सो हमेशा इस बात पे ध्यान रखिए कि आपका कैपिटल इरोड ना होना चाहिए, कम ना होना चाहिए। स्टॉप लॉसेस बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, बिकॉज स्टॉप लॉस के नीचे अगर जाएगा सो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस ऑप्शंस में अगर आप एज अ बायर हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस रहता है कि प्रीमियम डाइल्यूट ही करेगा। सो आप उसमें एग्जिट ले लीजिए, ऐसा नहीं कि आज नहीं चल रहा है कल चलेगा तो आई कैन मेक प्रॉफिट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कल अगर मार्केट चलेगा भी तो आप देखिएगा कि प्रीमियम आपका जो आज 50 रुपए का था कल ओपनिंग में ही सेम पोजीशंस पे भी आपका प्रीमियम 45 रुपए का हो गया है। सो वो चीज बहुत इम्पैक्ट करता है। तो हमें अपने पोजीशंस हमेशा बेटर है मेंटेन करके चलिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट करिए, अपना एब्सोल्यूट टर्म्स में लॉसेस एंड प्रॉफिट्स मान के चलिए कि अगर 1 लाख हम पुट कर रहे हैं तो आज के दिन पे 7,000 8,000 का प्रॉफिट होगा, दैट विल बी सफिशिएंट। उसके नीचे उसके ज्यादा लॉस होगा सो आई कैन नॉट बेयर मोर देन 7% और 7,000 रुपी, उसको भी अगर हम देखें तो उसको भी मिनिमल कर लेना चाहिए एज पर मार्केट मूवमेंट। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने पोजीशंस को प्रॉपरली हेज करके चलना चाहिए, अपने रिस्क को बिल्कुल मैनेज करके चलना चाहिए। बहुत अच्छे से ये भी समझाया आपने ओशो जी। एक क्वेश्चन है सर, 15, 75, 125 का टाइम फ्रेम डे के लिए बेटर रहता है या कोई और? एसएमए का बात कर रहे हैं? ब्रजेश आहिरवार जी ने पूछा। ब्रजेश जी आप हैं तो आप अच्छा, टाइम जोन 15 मिनट 75 मिनट 15, 75, 125 का टाइम फ्रेम डे के लिए बेटर रहता है या कोई और? देखिए डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मैं पर्सनली कुछ देखता हूँ तो मैं 15 मिनट्स एंड आवरली चार्ट देखता हूँ, दैट मीन 15 मिनट्स एंड 1 आवर 60 मिनट। उसके अलावा अगर हमारा व्यू थोड़ा ब्रॉडर व्यू है तो हम उसके हायर रेंज पे भी देख सकते हैं। अगर हम निफ्टी में आवरली चार्ट देखें अगर निफ्टी का, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रॉपरली आज का जो पैटर्न है ये वुल्फ वेव पैटर्न बोला जाता है इस पैटर्न को। तो ये 60 आवर्स पे हमें एक वुल्फ वेव पैटर्न बनते हुए दिखा है, जहाँ पे बिल्कुल हाई से मार्केट करेक्ट हुआ है, फिर नीचे से थोड़ा हाई मूव किया एंड ये वापस से इसके एक्सटेंशन के वो जो स्लैंट लाइन है इसके एक्सटेंशन से हमें यहाँ अप मूव देखने को मिलेगा। सो आवरली चार्ट पे हमारा अच्छा व्यू मिल जाता है। बहुत लोग 4 आवर्स भी देखते हैं, बहुत लोग 2 आवर भी देखते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन कि आपके लिए क्या ज्यादा सुटेबल है। फॉर मी इंडाइसेस के लिए अगर हमारा पोजिशनल व्यू देखना है तो आवरली चार्ट इज सुटेबल। अगर इंट्राडे के हिसाब से देखना है कि इंट्राडे पे पोजीशंस कहाँ बननी चाहिए, सो 15 मिनट का चार्ट विल बी सफिशिएंट।